हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है, यानी 45वां नंबर लेक्चर है। आज हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए इसको स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए। GS2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए। जो वीडियो नहीं देखा है उसको देखिए और उसके नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। अगर 1% का भी लाभ हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, लग रहा है कोर्स सही तरीके से चल रहा है, तो उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक लाइक तो जरूर बनता है, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक कोट से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? हिंसा का सबसे बदतर रूप है, सबसे खराब रूप है। ठीक है, तो पॉवर्टी इज व्हाट? पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर डेफिनेशन की बात करें पॉवर्टी के, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्राइवेशन इन वेल बीइंग एंड कंप्राइजेज मेनी डायमेंशंस। इट इज नॉट जस्ट लैक ऑफ एक्सेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज बट गोज बियॉन्ड इट। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पॉवर्टी जो है वो एक तरीके से डिप्रेवेशन है, वंचित हो जाते हैं व्यक्ति जब वेल बीइंग से, जब कुछ अच्छाई से, मतलब एक तरीके से उनका अगर वेल बीइंग नहीं हो रहा है, उनका अगर क्या कहेंगे उसको कि उनको अगर कठिनाई हो रही है रहने में, खान पान में, क्या कहते हैं, इथिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। ठीक है, तो हर तरीके का एक ही डायमेंशन नहीं है इसका, इट कंप्राइजेज मेनी डायमेंशन। इसके बहुत ही आयाम है, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक इन सब डायमेंशंस को जो है वो साथ लेकर के चलने की बात करता है, और कहता है कि डिप्राइवेशन है हर डायमेंशन में। ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट लैक ऑफ एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विस, बल्कि ये इसके आगे की बात है। ये सिर्फ गुड्स और सर्विस अगर उसको नहीं मिल रहा है उतना ही तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी ये बातें जाती है, इससे आगे भी पॉवर्टी हो सकता है। समझ गए इस चीज को? तो पॉवर्टी का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो वर्ल्ड बैंक का सबसे अच्छा है, वो आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हर बार विनती करता हूँ आपसे, जरूर से जरूर इसको नोट्स बनाइए, क्योंकि इसके बाद आपको वही पढ़ना है बार बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैं कह रहा था कि पॉवर्टी के डायमेंशन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके की अगर पॉवर्टी है, तो एक तो मैंने पॉवर्टी को फाइनेंशियल पॉवर्टी कहते हैं कि पैसे की कमी है, प्रॉपर्टी की कमी है, फाइनेंशियल पॉवर्टी हो गई। एक होता है एजुकेशनल प्रॉपर्टी, हाउसिंग पॉवर्टी हो गया। ठीक है, हाउसिंग की कमी है, एनर्जी की कमी है तो एनर्जी पॉवर्टी। ठीक है, हेल्थ की डिजायरमेंट है, हेल्थ का कमी देखा जाता है, हेल्थ सर्विस की कमी देखी जाती है, तो हेल्थ पॉवर्टी है। इथिकल पॉवर्टी है, इथिक्स के लेवल पे। पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कई लोगों को यदि देखी जाती है, सब है, पैसा भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो ये भी एक तरह का पॉवर्टी है। तो इस सब को ऐसे ही हब एंड स्कोप स्पोक डायग्राम से आप बना सकते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई भी पर्सन तब पॉवर्टी में माना जाएगा अगर उसका इनकम जो है लेस देन $1.90 पर डे हो। लेस देन $1.90 पर डे हो तो वो पॉवर्टी में गिना जाएगा, अंडर पॉवर्टी होगा वो। ठीक है, देखिए, पॉवर्टी जो है वो हम दो तरीके का कह सकते हैं, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हो गया जैसे मिनिमम जो नीड है, ठीक है, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, इस सब की जो अगर कमी है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। ठीक है, और अगर रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो जैसे लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और आपसे अच्छे इलाके में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, या आपसे बुरे इलाकों में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, फर्क होगा उसमें। तो इस तरीके का अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा। ठीक है, आप जो है अपने से अच्छे में रहने वालों के कंपैरिजन में पुअर है, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी। तो लिविंग स्टैंडर्ड इन कंपैरिजन विथ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज सराउंडिंग। तो सिर्फ लिविंग की बात नहीं होती है, और भी चीजें होती है रिलेटिव स्टैंडर्ड में। ठीक है, उसमें आप एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं, उसमें भी आप एथिकल लेवल पे कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे कर सकते हैं, हेल्थ लेवल पे कर सकते हैं।
समझ गए इस चीज़ को? तो रिलेटिव आपको ये समझना है कि एक एब्सोल्यूट हो गया, जब है मिनिमम नीड जो वो भी नहीं मिल रहा है, और रिलेटिव पॉवर्टी में हो गया कि इसमें मिनिमम नीड तो मिल रहा है लेकिन सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है भारत का, वो जनरली रिलेटिव पॉवर्टी में लाई करता है, ठीक है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है, लेकिन इसकी संख्या धीरे-धीरे जो है घट रही है। आइए कुछ डेटा देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। 2004 से लेकर के 2011 में पॉवर्टी जो थी भारत में, वो कम हुई 2.5% पर ईयर के हिसाब से, लेकिन 2011 से 2019 तक ये जो है मात्र 1.3% पर ईयर से घटी। अब ऐसा इसलिए हुआ कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पुअर लोग थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस दायरे में आ गए, ठीक है? तो इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा इसके दायरे में आया, इसीलिए इसका परसेंटेज थोड़ा हाई दिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो 1.3 दिख रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूरल पॉवर्टी जो है डिक्रीज हुआ है 2011 से 19 में 14.7%, 14.7%, जबकि अर्बन एरिया में जो है ये डिक्रीज हुआ है इस सेम सेम टाइम पीरियड 2011 से 19 में 7.9% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है? ये डेटा जरूर से आप नोट डाउन कर दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक जो है, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है? वेस्ट बंगाल मत समझ लेना, ठीक है? चलो, हाँ, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी इन रूरल एरिया और पॉवर्टी इन अर्बन एरिया का अगर हम डेटा दें, तो वहाँ पे कहा गया कि 11.6% पॉवर्टी है वहाँ पे, और 6.3% पॉवर्टी है अर्बन एरिया में, ठीक है? मतलब इतने लोग जो है वहाँ पे पुअर जीवन बिताते हैं, ठीक है? समझ गए? कितना डॉलर था? $1.90 पर डे। इतना से कम है तो वो पुअर है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है भारत में लाया गया। ये मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या होगा? इसमें होगा हेल्थ के बारे में बात, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो भारत का रैंक जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 109 में 66 था, ठीक है? 109 में क्या था? 66 था। अभी करंट रैंकिंग क्या है, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। करंट रैंकिंग क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सेंसस 2011, ठीक है? सेंसस 2011 की अगर बात करें तो 21.9% जो पॉपुलेशन डिक्रीज द नेशनल पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कि पॉपुलेशन का 21.9% जो है जो है पॉपुलेशन, मतलब 21.9% लोग जो है टोटल पॉपुलेशन के, वो नेशनल पॉवर्टी जो मतलब ये इतना लोग जो है कम हो गए, नेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। मतलब नेशनल पॉवर्टी लाइन अगर ये है, तो पॉपुलेशन जो इनके नीचे थी, मतलब नेशनल पॉवर्टी लाइन से जो लोग नीचे थे रहने वाले, उसमें से 21.9% लोग थोड़ा इससे बाहर निकल गए 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब जो सेंसस होगा, ठीक है, उसमें और क्लियर डाटा आएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सेंसस जब भी आएगा तो ये सब डेटा को आप क्या कीजिएगा, बस गूगल के माध्यम से इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? समझ गए इस चीज को? चलिए, अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है कॉजेज फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्या कारण है कि भारत में पॉवर्टी है? सबसे बड़ा जो कारण है वो कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी है। देखिए, आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है ना। तो भारत में प्राइमरी सेक्टर बहुत मजबूत है, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, और टर्शियरी सेक्टर भी बहुत मजबूत है जिसमें सर्विस वगैरह हो जाता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये भारत में कमजोर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ठीक है? हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए हैं, हम सीधे यहाँ से कूद के आ गए हैं सर्विस सेक्टर में। तो चूंकि ये सेक्टर कमजोर है, इसीलिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। मिलता है मतलब जितना मिलना चाहिए, जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से कम मिलता है, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या है, ज्यादा है, समझ गए? तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी है, इसलिए बेरोजगारी भी ज्यादा है। एक चीज ये हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें जाइएगा, टर्सरी में जाइएगा, तो यहाँ पे स्किल्ड जनता चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले में क्या होता है, मैनुअल लेबरिंग भी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जो है दिया जा सकता है, लेकिन इसकी कमी है। समझ गए? तो एक कॉज ये हो गया। दूसरा है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है? पॉपुलेशन जो है एकदम विध्वंसक तरीके से बढ़ रहा है, तो एक रीजन ये भी है। तीसरा कारण है गवर्नमेंट्स के कुछ इश्यूज हैं, जैसे कुछ करप्ट प्रैक्टिस हो गए, है ना? लीकेज देखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, लीकेज समझते हैं ना, भ्रष्टाचार जो है
उसके अलावा जो है भ्रष्टाचार की वजह से आप देखिएगा कि जितना फंड एलोकेशन होना था उतना हुआ, पैसा खा गया बीच में। ये सब भी देखने को मिलता है। इनइफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सही से कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। इतना लेक्चर मैं ले चुका हूँ, तो ये सब पॉइंट आपको कॉमन दिखता होगा, ठीक है? तो ये सब पॉइंट समझिएगा इसको, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा विवेकपूर्ण तरीके से कीजिएगा, कहीं पे कुछ मत लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं कि इन्फ्लेशन एंड लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, भारत में जो है महँगाई की समस्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत धीमे गति से बढ़ती है। ये भी जो कारण है पॉवर्टी का, ठीक है? फिर पॉलिसी फेल्योर बिकॉज़ ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, नॉट लुक इंटू द रूट कॉज़। हम रूट कॉज़ पे देख ही नहीं पाते हैं। हम जो है सिर्फ़ बेसिक नीड को फुलफिल कर रहे हैं। हम अनाज फ्री दे रहे हैं, अनाज नहीं फ्री देना है। हमको वो देखना है कि रूट कॉज़ क्या है? क्यों वो व्यक्ति जो अनाज उठा रहा है, वो कमा नहीं पा रहा है? उसको किस चीज़ की कमी है? उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जो रूट कॉज़ है, उस पे जाइए, उसको ठीक कीजिए। मछली पकड़ के मत दीजिए, मछली पकड़ना सिखाइए, ठीक है? तो ये जो पॉलिसी का फेल्योर है, ये भी एक इश्यू है। अगला है इलिटरेसी, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है अपने यहाँ। इलिटरेसी, सही जो है लिटरेट लोग नहीं मिलते हैं, या यहाँ पे कई ये भी कह सकते हैं कि लेस स्किल्ड पीपल की जो है भरमार है हमारे यहाँ, स्किल्ड पीपल की कमी देखी जाती है। तो इस वजह से जो है पॉवर्टी एक इश्यू बन गया है, ठीक है? ये भी एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, अगला है कि लैक ऑफ रूरल डेवलपमेंट कम हो गया है ना? इसकी वजह से भी पॉवर्टी देखने को मिलती है। गाँव में आप देखिएगा सही से जो है एग्रीकल्चर जो है वो सही से क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं कर पाता है, पुअर एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वहाँ पे। 2 से 3% पे जाकर के ये अटक गया, स्टैग्नेंट हो गया। साथ में भी छोटे-छोटे लैंड आपको मिलेंगे, भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटे-छोटे भूमि। अमेरिका, यूरोप में क्या होता है प्लेन से खेती होगा, प्लेन से ही वहाँ पे जो है छिड़काव करेगा दवाओं का, पानी का, ठीक है? क्योंकि बड़े-बड़े फार्मलैंड होते हैं यूएस वगैरह में, ठीक है? ट्रक से जो है सामान आएगा। हमारे यहाँ यार ट्रैक्टर जाने का जगह नहीं है ना? समझ रहे हैं? तो फ्रेगमेंटेड लैंड ओनरशिप है अपने यहाँ। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो है मार्जिनल जो किसान हैं छोटे से छोटे किसान जो हैं उसकी संख्या ज़्यादा है, बड़े किसान की संख्या बहुत कम है। तो रूरल डेवलपमेंट सही से हो नहीं पाता है। इसीलिए जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ 2 से 3% पे अटक जाता है। इसकी वजह से अगर आप स्टैग्नेंट ग्रोथ होगा तो प्रोडक्टिविटी भी उसकी घट जाएगी, लोअर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला कहते हैं कि पुअर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा चर्चा किया हुआ है, फीमेल पे जो लेक्चर था उस पे, ठीक है? उसको देखिएगा। पिछले में लेक्चर बनाया हुआ है मैंने, इसी प्लेलिस्ट में होगा। तो पुअर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की वजह से भी जो है अब देखिए महिला अगर घर में है तो वो भी कमा रही है तो एक ऐड ऑन हो जाएगा ना। अब सिर्फ पुरुष कमा रहा है, कम आमदनी है तो चल नहीं पाएगा। तो यही एक कारण, ये भी एक कारण जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला कहते हैं कि हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। कॉलोनियल जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हुआ है, पैसा जो सोने की चिड़िया थी उसको लूट के ले जाया गया। हजारों टन सोना उठा के ले गए हमारे यहाँ से, है ना? कोयला भी ले गए, चाय पत्ती भी ले गए और वहीं पे पैकिंग करके ले आए हमारे यहाँ पे बेच के फिर हम ही को लूट लिए। इतने सारे मसाला जो है वो एकदम कौड़ी के भाव में ले गए। तो कुल मिलाकर के हमारे साथ क्या हुआ है? एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो हिस्टोरिकल जो है रीजंस जो है ये भी एक कारण है हमारे पॉवर्टी का। अगला जो कारण देखने को मिलता है वो इनसफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो भी फंड का जो एलोकेशन होता है उसका सही जगह पे यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है या फिर वो पड़ा का पड़ा रह जाता है, ठीक है? तो सफिशिएंट यूटिलाइजेशन अगर होता तो पॉवर्टी की संख्या बड़ी से कम हो जाती। और जो है कहते हैं कि लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है, पैसे की कमी है और जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोग हैं, जो उद्यमी लोग हैं, उनकी भी कमी देखने को मिलती है। इसलिए भी जो है हमारे यहाँ पॉवर्टी है। आप देखिएगा कि जो स्टेट में उद्यमी लोग ज़्यादा हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैं अगर गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पे उद्यमी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पॉवर्टी नहीं, उनकी जीडीपी आप देखिएगा कितना अच्छा रहता है। पंजाब में देखिए जीडीपी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? महाराष्ट्र में देखिए वहाँ भी जीडीपी अच्छा है, वहाँ खेती करने वाले लोग हैं, शेतकरी बोलते हैं वो लोग, है ना? तो वहाँ खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पे जीडीपी अच्छी हो गई क्योंकि वहाँ पे कैपिटल भी ठीक-ठाक है और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की भी जो है बहुत अच्छी संभावना है और बहुत अच्छे लोग वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं। ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओ वगैरह हो गया, वो सब भी वहाँ पे कार्यरत होती है, ठीक है? तो ये सब की कमी भी जो है एक इश्यू बनती है। सोशल फैक्टर भी है, जैसे कास्ट का सिस्टम हो गया, जहाँ-जहाँ पे कास्ट सिस्टम हावी होगा, वहाँ-वहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिलेगी। इनहेरिटेंस जो लॉज़ हैं, इनहेरिटेंस लॉ का मतलब हो गया बाप का प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगा,
तो ये सब जो है सोसाइटल फैक्टर है, इसकी वजह से जो लैंड फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। कास्ट की वजह से जो है पर्टिकुलर कास्ट का एरिया है दूसरे कास्ट को उसमें घुसने नहीं देगा, लड़ाई करने लगेगा। तो अब जब तक आप तालमेल बना के नहीं चलिएगा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ काम बांटा गया था। यही रीजन था कि अगर आप सब व्यक्ति खुद से ही काम करने लगेगा, एक ही काम सब करेगा, तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। समझ रहे हैं? तो चूंकि प्रोडक्टिविटी घट गई है, तो प्रोडक्टिविटी घटेगी तो पॉवर्टी तो ऐसे ही आएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर भी है कुछ, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल कैलेमिटी प्रोन एरिया हो गया, डिक्रीज द अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लीजिए मैं बिहार की बात करूं तो वहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। तो बाढ़ अगर आता है तो उसका अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही 2-3 महीने तो ऐसे ही खेती नहीं वहाँ पे होने वाली है। कहीं जो पहाड़ी एरिया वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप क्या कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सूखा आ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। देखते हैं महाराष्ट्र में कितने लोग जो किसान भाई हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना? क्या रीज़न है? तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी उसका रीज़न है, ठीक है? तो इस वजह से भी जो है इश्यू आप देखिएगा, ये सब भी पॉवर्टी का एक इशू माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है पॉवर्टी ट्रैप। ये क्या होता है? इसको समझिए, बहुत आसानी है, बहुत आसान है ये। देखिए, लो इनकम है अगर मान लीजिए आपका, तो अगर पैसा कम है, इनकम ही नहीं है, तो आपके पास क्या होगा? सेविंग कम हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, लो इनकम है आपके पास तो आपकी सेविंग कम होगी। सेव कम कीजिएगा तो आप इन्वेस्ट कम कीजिएगा। इन्वेस्ट कम कीजिएगा तो आपका ग्रोथ कम होगा। और जब भी ग्रोथ कम होगा तो फिर से आपके पास में लो इनकम होगा। ग्रोथ कम है तो आपके पास पैसा फिर से कम होगा। अब पैसा फिर से कम होगा तो आपका डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन भी कम मिलेगा, हेल्थ केयर भी कम मिलेगा आपको, तो यह क्या होगा? डेवलपमेंट आपकी कम होगी। अगर डेवलपमेंट कम होगी तो लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल का जो है कमी देखा जाएगा। और जैसे ही ह्यूमन कैपिटल कमी होगा तो प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी तो फिर लो इनकम होगा। तो ये एक विशेष ट्रैप है, पॉवर्टी ट्रैप है। समझ गए? तो इस चीज को समझना जरूरी है। ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रोच टू टैकल पॉवर्टी। देखिए, कई स्ट्रेटजी बनाई गई जिससे कि पॉवर्टी को टैकल टैकल किया जाए। पहला जो इसमें है वो है ट्रिकल डाउन अप्रोच। देखिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहते हैं कि जो ऊपरी जो तबका है उसको जो है आप बेनिफिट प्रोवाइड कराइए। अगर इसको बेनिफिट दीजिएगा तो ये इस अपने बेनिफिट को नीचे तबके तक जो है वो पहुंचा देगा। ठीक है। as there would be the economic growth benefit will be decreased through invisible hand। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है यहाँ पे, उसको आपने कुछ सर्विस दिया, मान लीजिए कुछ उसको सुविधा दिया, मान लीजिए उसको कैपिटल गेन टैक्स में उसको आपने छूट दे दी। तो मान लीजिए किसी को 10% का टैक्स लग रहा था, उसको तुमने कहा कि भाई तुमको हम 8% का छूट देते हैं। तो ये 8% जो उसका पैसा बच रहा था, ये क्या करेगा? नीचे देगा, अपने अपने सर्विसेज को बढ़ाएगा, अपने जो इम्प्लॉई है उसको बोनस देगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली उसका काम बढ़ रहा है, जो मजदूर नीचे काम कर रहा है उसका काम बढ़ रहा है। इसका जैसे ही काम बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? डिमांड करेगा। पहले गंजी नहीं पहन रहा था, पहले पैंट नहीं पहन रहा था, तो पैंट पहनने लगेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? समझ रहे हैं इस चीज को? आप देखिएगा, धोती में रह रहा था, अब पैंट पहनने का पैसा आएगा तो पैंट पहनने लगे, यानी कि डिमांड इसने बढ़ा दिया। डिमांड बढ़ेगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो ये जो है कुल मिलाकर के जो है प्रोसेस को जिंदा रखता है, पॉवर्टी को कम करने का काम करता है। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिकल डाउन अप्रोच। अगला कहते हैं, देखिए आपको कुजनेट कर्व को भी समझना पड़ेगा। कुजनेट कर्व जो है वो कहता है पर कैपिटा इनकम वर्सेस इनकम इक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी की बात करता है। देखिए, ये है डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? पर कैपिटा इनकम भी कम है और इसका इनकम इनइक्वलिटी भी कम है। दो लोगों के बीच में इनकम का जो ये है वैल्यू है वो कम है, मतलब गैप कम है। फिर आएगा टर्निंग पॉइंट इनकम। जब ये बढ़ता है तो टर्निंग पॉइंट इनकम में क्या होगा? मतलब ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया और इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़ गई। और अगला जो टर्म आता है वो आता है डेवलप्ड इकोनॉमिक्स को लेकर के। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है और उसका जो ये है क्या नाम है, ये क्या नाम है उसका, इनकम इनइक्वलिटी वो घट जाता है। मतलब ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। समझिए, लेकिन कुजनेट कर्व को जो है थॉमस पिकेटी बोलते हैं नहीं, ये काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे सोशल इंटरफेरेंसेस जो हैं वो भी काम करते हैं। ठीक है। सोशल इंटरफेरेंसेस मतलब सोशल के लेवल पर कुछ चीजें एक्टिव होती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आगे है कि फुलफिलिंग बेसिक नीड्स को फुलफिल करना भी जो है वो इसकी भी बात की जाती है। फुलफिलिंग बेसिक नीड्स एक अप्रोच है,
ठीक है? इस अप्रोच में क्या होता है, फूड फॉर वर्क, अगर काम कीजिएगा तो फूड मिलेगा। जैसे और एक पीडीएस की व्यवस्था, यानी कि जो क्या पीडीएस जो देते हैं ना, अनाज वगैरह जो बाँटते हैं, है ना? तो जैसे अन्नपूर्णा योजना के तहत इतना किलो किलो अनाज मिलेगा, है ना? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है उसके, ठीक है? उसके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो सब जो है फुलफिलिंग बेसिक नीड्स के अंदर आता है। फिर अगला आता है कि अगला अप्रोच जो है वो है राइट बेस्ड अप्रोच। राइट दिया जाता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, है ना? फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये, राइट टू फूड, फूड की सिक्योरिटी दी गई है। फिर कहते हैं कि राइट टू वर्क, मनरेगा में राइट टू वर्क है, 100 दिन का प्रावधान है कि आपको काम करने को मिलेगा। कोई भी कर सकता है, अंबानी भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला है कि ये जो जितने भी हमने देखे, तीन अप्रोच जो देखे, ये सब टेम्पोररी सॉल्यूशन है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ता है, फिजिकल डिफिसिट जो है बढ़ती है, इन सब्सिडी वगैरह जो है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है? तो इसकी बात को मतलब समझना पड़ेगा कि ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो हमें जो है वो परमानेंट खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है अमर्त्य सेन साहब ने एक अप्रोच दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। क्या कहते हैं? कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच का नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया? अमर्त्य सेन द्वारा, ठीक है? ये सस्टेनेबल वे में जो है सजेशन देते हैं, सस्टेनेबल वे में किस तरीके से हम पॉवर्टी को हटा सकते हैं। पहला कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 चीज़ की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्टार्टअप का व्यवस्था करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की व्यवस्था, उद्यमी लोगों की जो है ये करेंगे, मतलब व्यवस्था करेंगे, ठीक है? उद्यमी लोगों को मतलब आप कहिए कि वो लोग उद्यम करें, ठीक है? तो ये एक व्यवस्था अमर्त्य सेन जी ने कहा कैपेबिलिटी अप्रोच में। तो सॉल्यूशन क्या था? पहले का सॉल्यूशन टॉप डाउन था, लेकिन ये जो अप्रोच था कैपेबिलिटी, ये बॉटम अप अप्रोच है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ आता था, टॉप से डाउन की तरफ, अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जो पुअर लेवल है, पुअर लोग हैं, उसी लोगों से पूछा जाएगा कि आपका जो है पॉवर्टी कैसे दूर होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जरूरत जो है, जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए, एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिल करके जो है ना एक प्लान बनाएगी, ये सब अपना बातें जो है गवर्नमेंट को बताएगी। तो नीचे लेवल पे प्लान बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, वहां से जो है पैसा फाइनेंस होगा, फिर नीचे आएगा, सबका पॉवर्टी जो है दूर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है बॉटम अप अप्रोच जो है फॉलो किया जाएगा। अगला जो है, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉवर्टी। देखिए, कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो पॉवर्टी की वजह से देखे जाते हैं। तो सोसाइटल लेवल पे अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो क्राइम देखा जाता है। अगर कोई गरीब है आदमी तो क्राइम की तरफ सबसे पहले अग्रसर होता है, ठीक है? समझ, पैसा की कमी है, बोले उसको मार दो, उतना पैसा दे देंगे, तो क्राइम करने लग जाएगा। चोरी कर लो, ये फलाना चीज चुरा के ला दो, फलाने को पीटो, ठीक है? तो ये क्या है? क्राइम को इंक्रीज करना है, क्योंकि वो गरीब है। अंबानी को कोई बोलेगा कि जा करके उसका मर्डर कर दीजिए? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उसके पास है पैसा, भाई तुम क्या दोगे उसको? कुछ नहीं दे सकते हो, समझ रहे? तो ये चीज हो जाए। तो वुमन एंड चिल्ड्रेन वल्नरेबल हो जाते हैं, ठीक है? अगर गरीब है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति अगर गरीब है, तो उसके बच्चे, उसके घर की जो वुमन्स हैं, वो क्या हो गया कि वो वल्नरेबल हो गए, उस पे लोग जो है गलत निगाह देखते हैं, या फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? उसकी आवाज़ को जो है जो दबाया जाता है। तो ये पॉवर्टी का फेमिनाइजेशन है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इसको कहा जाता है। माल न्यूट्रिशन देखा जाता है, माल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया, जाकर के देखिए, ठीक है? फिर देखते हैं कि इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जो है इनइक्विटी देखी जाती है। इनइक्विटी क्यों? कि इंक्रीज सोशल डिवाइड बढ़ जाता है, लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में जो है गैप बढ़ जाता है। बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा कैटेगरी के हो गए, ये सब चीज़ें देखी जाती है, ठीक है? दूसरा है कि थ्रेट फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए एक तरीके से ये थ्रेट बन जाता है, ठीक है? सोशल कोहेजन नहीं रहेगा, झगड़ा होगा हमेशा, ठीक है? तो ये सोसाइटी लेवल पे इम्पैक्ट देखा गया। फिर इकोनॉमिक लेवल की अगर बात करें तो इकोनॉमिक लेवल पे भी इम्पैक्ट देखा जाता है। जैसे लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया ड्यू टू लेस डिमांड, डिमांड लेस रहेगा तो ग्रोथ लेस होगा, ठीक है? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात मैं करता हूँ कि प्रच्छन्न रूप से जो है क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जितना आपका एबिलिटी है उतना जो है आपको जो है वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, जितना आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जितना आपका एबिलिटी है उतना आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? उस लेवल का। आप पीएचडी किए हुए हैं, आपको बोलेगा कोई झाड़ू लगाने के लिए, तो आप नहीं ना लगाओगे। तो इस तरीके से, ठीक है? फिर हो गया इंक्रीज फिजल डिफिसिट। देखिए, फिजल डिफिसिट भी जो है बढ़ रहा है, ठीक है?
फिर उसके बाद में थ्री टेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड भी जो है वो थ्री टेंट है, मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन को जो है हर एक लेवल पे आप देखें कि इकोनॉमिक जो है इम्पैक्ट झेलने को देखना देखना पड़ रहा है पॉवर्टी की वजह से। और क्या होता है कि अनेबल टू अचीव मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ये भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट, दो इसमें गवर्नेंस इम्पैक्ट की बात होती है। तो गवर्नमेंट इम्पैक्ट, अगर गवर्नेंस की बात करें तो जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने को मिलता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर हो गया। लो डेमोक्रेटिक ट्रस्ट, लोगों को जो डेमोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो घट जाता है। कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाता है। इससे क्या होगा, विशेष साइकिल होगा। अब ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम होगा तो साइकिल एक तरीके से कैसे बनेगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो लोग फिर से पुअर होने रहने लग गए, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल जो है क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से। तो गवर्नेंस का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अब देखिए, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो किसको क्रिमिनल बनाते हैं। अगर मान लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं पे चुनाव के दिन दंगा भड़काना है या चुनाव के दिन बूथ लूटना है, किसको बोलेंगे? अंबानी को जाकर बोलेंगे? नहीं ना, जो गरीब व्यक्ति है, जो उस व्यक्ति जिसको पैसे की कमी है, जो पुअर है, उसी को बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ने का एक कारण पॉवर्टी भी है, ठीक है। उसके बाद में राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर जो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग। उसके बाद में जो नॉन स्टेट एक्टर समझते हैं ना, चोरी चमारी करने वाले जो एजिटेशन ग्रुप हैं वो सब, ठीक है, वो सब बढ़ जाएंगे। उसके बाद में थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, लोगों के जो है भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके ऊपर भी जो है एक तरीके से जो है थ्रेट हो जाएगा। अब गरीब रहेगा, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति पैसा नहीं है, उसको आईसीएस वाला बोलेगा कि अपने यहाँ आईसीएस का जो है आईएसआईएस जो हुआ, उसको बोला हमको ज्वाइन करो, तुमको इतना पैसा देंगे, तुम भारत में मेरा बेस बना दो। हुआ ना भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को घाटा। आप देखिए कि पैसे के लोभ में जो है कई लोग जो है पाकिस्तान से मिल करके देश की गद्दारी कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो उनके पास जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन वो लीक कर देते हैं। तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी को जो है थ्रेट है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी, पैसे की कमी की वजह से, ठीक है। और पॉवर्टी सिर्फ फाइनल नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, और भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इथिकल भी हो सकता है, समझ रहे हैं, बहुत लेवल पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। चलिए, अगला है कुछ इथिकल इम्पैक्ट होता है। इथिकल इम्पैक्ट में जैसे आप देखिए कि डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू का डिग्रेडेशन हो जाएगा। पुअर है अगर व्यक्ति, अगर पुअर ही है, अगर पॉवर्टी किसी तरीके से उसका पॉवर्टी है उसको कोई भी तरीके का, तो उसका वैल्यू भी डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके जो मूल्य है वो डिग्रेड हो जाएगा। मूल्य इन द सेंस कि उसका दाम नहीं, उसका जो विचार है, उसका जो धारणा है वो सब कमजोर हो जाएगा। पहले सोचता था कि हम इतना अच्छा परोपकार का काम करें, अब वो सोच रहा है नहीं हमको अपने से फायदा है, तो उसका वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्रीज अनएथिकल एक्टिविटी, अब उसके वजह से उसका जो है जो अनैतिक कार्य में वो जो है संलिप्त पाया जाएगा, उसका इथिकल जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है बातें आप समझ के रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है एक तरीके से इम्पैक्ट जो देखा जाता है पॉवर्टी का। व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, अगर इसकी बात करें तो उसमें आ जाएगा कि आईआरडीपी जो है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पहला स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि, ये भी जो चलाया गया था, इसको ग्रामीण लेवल पे जो है क्या मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी का नारा ही था गरीबी हटाओ, ठीक है, लेकिन अब तक हमारी गरीबी हटी नहीं है, ठीक है। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना, बीपीएल के लिए रूरल हाउसिंग, मतलब रूरल एरिया में जो है हाउसिंग के प्लान बनाए गए बीपीएल के लिए। रूरल हाउसिंग, इसकी बात तो मैं कर चुका हूँ, है ना। अब है कि फूड एंड वर्क प्रोग्राम, फूड एंड वर्क, काम करो और पैसा क्या कहते हैं भोजन पाओ, ये सब प्रोग्राम बनाया गया। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बनाया गया, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा स्कीम हो गया, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये सब पहले का प्लान है, ठीक है। इस सब के बारे में एक बार देख लीजिएगा। उसके मैं देखिए, एक बार ना जब आप एग्जाम से पहले आपको एक बुकलेट आता है जिसमें सारे जो है ये जितने भी स्कीम्स एंड क्या कहते हैं प्लान्स होते हैं वो सब उसमें लिखे होते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये बस मैं आपको जिस्ट दे रहा हूँ, आप इतना ही पॉइंट लिखिएगा, और जब आप उसको पढ़िएगा तो एग्जाम टाइम में आपको फिर ठीक याद आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में भी इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है, उतना टाइम ही नहीं होगा कि उसके बारे में आप विस्तृत लिख सकें, जब तक कि स्पेसिफिकली उस प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा, है ना।
उसके बाद में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, NRHM, ये सब भी जो है आजीविका जिसको बोलते हैं वो भी लाएगा 2011 का नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये सब जो है क्या है, स्टेप है गवर्नमेंट का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री एक और अभी आया है कि जिसमें आवास योजना के तहत दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ को आप इनकलकेट करके लिखिएगा, एक तरफ पे जो है जिस्ट बना करके सबका रखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, कंक्लूजन इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं और आपको खुद से ही लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वे फॉरवर्ड मैंने बता दिया वो काफ़ी होता है। ठीक है, इसी को जोड़ करके आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इतना लिख दीजिएगा। अगर कंक्लूजन को लिखना हो तो जो मैंने गांधी जी वाला डायलॉग बताया था, कोट गांधी से, तो कोट को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख देंगे कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि भारत के इस व्यवस्था को ठीक करे, क्योंकि गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो हमें जो है अपने पॉपुलेशन को जो है वो ठीक करना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से कुछ नहीं होगा अगर हमारी जनता जो है पुअर है, भूखी है ना? इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ गए? तो समझ गए होइएगा। आज के टॉपिक में इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में ही इसको स्कैन करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो उसका कमेंट जरूर कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।